हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया। भारत में शिक्षा का अधिकार और इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या आरटीई अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताई गई है। 1 अप्रैल 2010 को जब यह अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। 1 अप्रैल 2010 को इस कानून के पारित होने के साथ ही भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है, गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाता है तथा प्रवेश शुल्क, बाल साक्षात्कार का विरोध करता है। नियमित सर्वेक्षण के माध्यम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम प्रत्येक मोहल्ले पर नज़र रखता है और उन बच्चों की पहचान करता है जिन्हें शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पाती। निःशुल्क और अनिवार्य शब्द आरटीई अधिनियम के शीर्षक का हिस्सा है। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या व्यय देने की आवश्यकता नहीं होगी जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने में बाधा उत्पन्न करे, सिवाय उस बच्चे के जिसे उसके माता पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया हो जिससे संबंधित सरकार वित्त पोषित नहीं करती। अनिवार्य शिक्षा के अधिदेश के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णतया सुनिश्चित करने का दायित्व सक्षम सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर है। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की विशेषताओं के बारे में बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसमें उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना भेदभाव किया जाता है। ठीक है। और आरटीई अधिनियम 2009 पड़ोस में स्कूल स्थापित करने का आदेश देता है। हर बच्चे को उचित दूरी पर स्कूल तक पहुंच मिलनी चाहिए। आरटीई अधिनियम स्कूलों को किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क देने या प्रवेश के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग से रोकता है। आरटीई अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसमें SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी स्कूलों के लिए एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करता है ताकि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षित एवं योग्य हों। आरटीई 2009 स्कूल के बुनियादी ढांचे जैसे कक्षाएं, शौचालय और पुस्तकालय के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21A जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है कि को संविधान के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 को अनुच्छेद 21A के तहत प्रत्याशित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो कुछ मौलिक मानदंडों और मानकों का अनुपालन करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्व क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें
छात्रों के लिए आरक्षित की जाए। बच्चों को जाति या वित्तीय स्थिति के आधार पर आरक्षण के साथ निजी स्कूलों में प्रवेश पर जोर दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को संचालित करने से रोकता है तथा यह निर्धारित करता है कि कोई दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रवेश के लिए माता पिता या बच्चे का इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक विद्यालय द्वारा पूरा होने तक नहीं रोका जा सकता और निष्कासित नहीं किया जा सकता या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पूर्व छात्र अपनी आयु के छात्रों के बराबर आने के लिए पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी सफलता भारत में लगभग 100% नामांकन दर तक पहुंचने में सक्षम बनाना था। 2010 में आरटीई लागू हुआ। लागू होने के बाद भारत अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्षम हुआ है। देश में बच्चों के सीखने के परिणामों पर डेटा का एक मात्र स्रोत एसर सेंटर की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER के अनुसार उपयोग योग्य बालिका शौचालय वाले स्कूलों का प्रतिशत दोगुना हो गया है, जो 2018 में 66.4% तक पहुंच गया था। 2018 में 64.4 स्कूलों में चार दीवारी थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% अधिक थी। 82.1 से 91% स्कूलों में अब खाना पकाने के लिए शेड है। इसी अवधि में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें प्राप्त करने वाले स्कूलों का प्रतिशत जो है 62.6 से बढ़कर 74.2% हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सीमाएं के बारे में बात करें तो बड़ी आबादी वाले विकासशील देश में बाल श्रम को कम करना आरटीई अधिनियम 2009 अधिनियम के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या। इन सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इसमें कई सरकारी एजेंसियां की भागीदारी है। नतीजतन आरटीई अधिनियम का सफल क्रियान्वयन मुश्किलों से भरा हुआ है। निम्न शिक्षण स्तर पर कुशल शिक्षकों की कमी इसकी प्रमुख खामियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आरटीई कानून के प्रावधान जो 12C के अनुरूप निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें कम भाग्यशाली बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। ASER का तर्क है कि आरटीई अधिनियम लागू होने के बाद सार्वभौमिकरण के लिए जोर दिया गया, जिसका नकारात्मक असर सीखने के नतीजे पर पड़ा। इसमें कहा गया है कि यह बदलाव धीमा और अनिश्चित रहा। एक अन्य प्रमुख समस्या जिसका समाधान कानून को अभी भी करना है वह है समावेशी स्कूलों की व्यवस्था। जिन बच्चों को स्कूल तक पहुंच की सबसे अधिक आवश्यकता है, बालिकाएं, जनजाति समूह और अल्पसंख्यक समुदाय, उनके लिए विशेष प्रावधानों का अभाव एक बुनियादी कमी है। चूँकि अलग अलग समुदायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना मौजूद नहीं है। आरटीई 2009 की दूसरी कमी यह है कि इसके प्रावधानों के बावजूद कक्षाओं में पर्याप्त योग्य शिक्षक नहीं है। कई स्कूलों को अधिनियम के अनिवार्य शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने में परेशानी हुई है। अब इसकी आलोचनाएं के बारे में बात करें, आरटीई अधिनियम 2009 की आलोचनाएं। आरटीई अधिनियम 2009 की आर्थिक रूप से वंचित समूहों EDG और कमजोर वर्ग EWS के साथ भेदभाव करने के लिए आलोचना की जाती है। अधिनियम की एक और आलोचना यह है कि स्थानीय सरकारों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के प्रावधानों के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों पर नजर रखने के लिए मदद की जरूरत है। इसीलिए वे प्रवेश के लिए छात्र नहीं ढूंढ पा रहे। प्रथम पीढ़ी के छात्र आवेदन नहीं भर पाते और इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं मिलता, और जिससे आरटीई अधिनियम 2009 का प्रभाव कम हो जाता है। अधिनियम की एक और आलोचना यह है कि स्थानीय सरकारों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के प्रावधानों के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों पर नजर रखने के लिए मदद की जरूरत है। इसीलिए वे प्रवेश के लिए
छात्र नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के छात्र आवेदन पत्र नहीं भर पाते और इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं मिलता, जिससे आरटीई अधिनियम 2009 के प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, आरटीई अधिनियम 2009 की प्रमुख आलोचना इस प्रकार से है। निजी स्कूल दाखिला देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जाता। कुछ अभिभावकों से प्रवेश पाने के लिए धन दान करने या आवेदन शुल्क का भुगतान करने का आग्रह किया गया। प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण छात्र कार्यक्रम छोड़ देते हैं या उन्हें शीघ्र प्रवेश नहीं मिलता। आरटी अधिनियम की आरटी अधिनियम की जो राइट टू एजुकेशन है, अधिनियम का कार्यान्वयन और वित्त पोषण के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में शिक्षा एक साझा मामला है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति है। कानून के क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। राज्य अक्सर यह तर्क देते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा के लिए सभी आवश्यक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। परिणामस्वरूप प्राथमिक राजस्व संग्रहकर्ता होने के नाते केंद्र सरकार को राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। वित्त पोषण की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गठित समिति ने प्रारंभ में अनुमान लगाया था कि कानून को लागू करने के लिए 5 वर्षों में 1.71 ट्रिलियन रुपये 38.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। 2010 में केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच 65-35 के अनुपात का पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में कानून के वित्त पोषण पर सहमति व्यक्त की थी। 2010 के मध्य तक यह राशि संशोधित कर 2.31 ट्रिलियन रुपये की कर दी गई थी, जिसमें केंद्र ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 68% या संभवतः 70% कर दिया, जिससे राज्यों को अपने शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। 2011 में शिक्षा के अधिकार को कक्षा 10-16 वर्ष की आयु तक और प्री स्कूल आयु सीमा तक विस्तारित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें CABE समिति ने इन परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया था। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा पर कानून राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पारित किया जा सकता है। इसके कार्यान्वयन के लिए अधिनियम संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए विशेष कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। बार काउंसिल के साथ वकीलों के पंजीकरण के समान व्यावसायिक नियामक निकायों के साथ स्कूल शिक्षकों और प्रशासकों का अनिवार्य पंजीकरण शिक्षा प्रणाली का एक मौलिक परिवर्तन है और जिसकी तत्काल आवश्यकता है। तो इसी वीडियो में इतना ही।